देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया था कि कई लोग धर्म के नाम पर पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब अभिषेक बनर्जी के बयान की निंदा करते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा कि हिंदू आजादी के बाद से ही ऐसी बातें सुनता आ रहा है। सेक्युलरिज्म का टैबलेट खिला खिलाकर पूरे हिंदू समाज को एकदम हाशिए पर डाल दिया है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि हर बार कुछ होता है तो शुरू हो जाता है हिंदू के ऊपर लूट, हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी, दुकानें तोड़ी गईं, 2 व्यक्तियों को काटकर मार दिया गया, हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। ये क्या हो रहा है? सरकार है कि नहीं? ये सरकार पूरी तरह से जिहादियों के हाथों बिक गई है। मजूमदार ने आरोप लगाया कि टीएमसी के सामने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी, जिनको न पश्चिम बंगाल के बारे में पता है न मुर्शिदाबाद के बारे में, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हिम्मत है तो वहां जाकर बोलिए, लोगों को शांति बनाए रखने के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की निंदा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून के मुद्दे पर मुर्शिदाबाद में शनिवार की हिंसा के बाद एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने 12 अप्रैल को कहा कि ममता बनर्जी की बात से साफ होता है कि उनके मन में भारत के संविधान के प्रति सम्मान नहीं है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी राज्य विधानसभा केंद्र के द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। अगर ममता बनर्जी जी ये कहती हैं तो इसका मतलब साफ हो गया कि बाबा साहेब के संविधान के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून सभी संवैधानिक मान्यताओं प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए बना है। उन्होंने आगे कहा कि मैं ममता जी की विवशता भी समझ सकता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार के उग्र और आपराधिक तत्वों को साथ में लेकर सत्ता का संचालन किया है, संभवतः उनकी सरकार अब इसकी बंधक हो गई है और वो चाहकर भी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसक होने पर 3 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगा दी और रेल सड़क ब्लॉक कर दिए। इसके बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी और अब एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने कहा है कि वह पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हुई बर्बरता की खबरों को नजरअंदाज नहीं कर सकती और उसने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यह निर्देश केवल मुर्शिदाबाद जिले तक सीमित नहीं रहेगा और आवश्यकता अनुसार इसे ऐसी ही स्थिति का सामना करने वाले अन्य जिलों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए तथा स्थिति को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति लाने के लिए तत्काल केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने 10 विधेयकों को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल किसी विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रोककर नहीं रख सकते। विधेयकों को अधिसूचित होने के बाद ये अब कानून बन गए हैं। अधिसूचना में बताया गया है कि ये कानून 18 नवंबर 2023 से लागू माने जाएंगे। बता दें कि संबंधित संशोधन विधेयक 19 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु विधानसभा में पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे गए थे और करीब 1 साल बाद 13 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने इन विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 18 नवंबर 2023 को ये विधेयक दोबारा सदन में पारित कर राज्यपाल के पास भेजे गए। राज्यपाल ने इसे 28 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाल ही में कहा था कि विधेयक राज्यपाल के पास लंबे समय से लंबित थे। राज्यपाल ने सद्भावनापूर्ण तरह से काम नहीं किया। जस्टिस जेबी पार्तीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई की थी। ये पूरा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को कोई विधेयक विचार करने के लिए भेजते हैं तो उन्हें भी 3 महीने में इस पर फैसला लेना होगा।
केंद्रीय पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मधुबनी में उनकी सभा है और 24 अप्रैल को पंचायत दिवस है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार में राजनेताओं के आने जाने का दौर लगातार जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ से स्मार्टफोन और कंप्यूटर को छूट दी है। इसमें चीन को भी राहत दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की टेक कंपनियों ने चिंता जताई थी कि रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण गैजेट के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर सामान चीन में बनते हैं। साथ ही बता दें कि इस छूट में सेमीकंडक्टर, सोलर सेल और मेमोरी कार्ड भी शामिल हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ओमान की मध्यस्थता में शनिवार 12 अप्रैल को अप्रत्यक्ष वार्ता हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल की अप्रत्यक्ष वार्ता ओमान की राजधानी मस्कट में हुई। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर साल 2018 के बाद से ये दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर की बैठक थी। दोनों ही देशों ने पहले दौर की इस बैठक को रचनात्मक बताया है और अगले हफ्ते दूसरे दौर की चर्चा होगी। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकोफ ने किया। वहीं ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने किया। यह बैठक अलग अलग कमरों में आयोजित की गई, जिसमें ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हम्माद अल बुसैदी के जरिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों को संदेश भेजे गए। हालांकि अराक्ची और विटकोफ ने बुसैदी की मौजूदगी में कुछ मिनट बात की। वहीं वार्ता के बाद अब्बास अराक्ची ने ईरानी सरकारी टीवी से कहा कि मेरी राय में पहली बैठक के रूप में यह एक रचनात्मक बैठक थी, जो बहुत ही शांतिपूर्ण और सम्मानजनक माहौल में हुई, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की अनुचित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि ये वार्ता बहुत सकारात्मक और रचनात्मक थी। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना जल्द ही गजा के अधिकतर हिस्सों में अपना हमला बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस्राएली रक्षा बलों ने गजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में रफा और खान यूनिस शहरों के बीच एक सुरक्षा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस्राएली सेना ने खान यूनिस और उसके आसपास के इलाकों को खाली करने का आदेश भी जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि इस्राएली सेना गजा से किए गए हवाई हमलों, जिसकी जिम्मेदारी हमास ने ली है, के जवाब में हमला करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि 2 महीने के युद्ध विराम के बाद 18 मार्च को इसराइल ने हमास के खिलाफ अपना हमला फिर से शुरू कर दिया है और तब से इसराइल ने गजा के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जिससे एक बार फिर लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.